अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अल्काइंस का हम एक दफ़ा जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद अल्काइंस की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं कि हमारे पास अल्काइंस होते कौन से हैं। ऐसे कार्बोनेटेड कंपाउंड्स, ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उन्हें हम अल्काइन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड। सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइन हमारे पास 2 कार्बन वाला इथाइन होता है। C2H2 उसका फार्मूला होता है। हमारे पास अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ये तब तक रहेगा जब तक ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक होगा, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होगा। 2 या ज़्यादा या 3-4 ज़्यादा हो जाएंगे तो ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा, तो फिर ये फार्मूला चेंज होगा। जब तक एक ट्रिपल बॉन्ड होगा सिर्फ एक कंपाउंड के अंदर, तब तक हमारे पास यही फार्मूला होल्ड करेगा। अब एक दफ़ा मैंने यहाँ पे कुछ अल्काइंस की एग्जांपल्स लिखी हैं। इन अल्काइंस के ज़रा नेम हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C शो किया हुआ है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3-3 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के चौथा बॉन्ड नहीं बन रहा। तो मेरे पास यही मॉलिक्यूल यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, इसे मैं बोलूँगा इथाइन। जबकि इसका ये IUPAC नेम इथाइन होगा, लेकिन इसका ट्राइवल नेम कहलाएगा एसिटाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेम क्या आ रहा है जी? नेक्स्ट हमारे पास 3 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन वाले इथाइन को हम बोलेंगे प्रोपाइन। यहाँ पर अगर आप नंबर देना चाहें तो हम नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन नंबर ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोपाइन 1 प्रोपाइन ही होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड इधर आए या इस पोजीशन पे हो, 1 प्रोपाइन ही रहने वाला है। लेकिन अब मैं जब 4 कार्बन वाले को डील कर रहा हूँ तब मुझे नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें इन दोनों के मैं जब नेम देखूंगा तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये दोनों नेम डिफरेंट हैं, हालांकि 4 कार्बन ही। तो ये 4 कार्बन वाला अल्काइन है, तो इसका नाम बन जाएगा 1 ब्यूटाइन, जबकि यहाँ पर ये बनेगा 2 ब्यूटाइन। नॉमनक्लेचर की फुल डिटेल की एक वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। अगर किसी ने नॉमनक्लेचर एक्सप्लेन करना है, नॉमनक्लेचर जो सा वो समझना है, तो काइंडली वो वीडियो देख लो। उसके अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के नॉमनक्लेचर को इन डिटेल बताया गया जी। एक दफ़ा आप जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अल्काइंस का जी। आपको स्लाइड शो हो रही होगी जी। यहाँ पर देखें, अल्काइंस कंटेन आ ट्रिपल बॉन्ड। पहली चीज़ कि अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। दूसरी चीज़ है कि जनरल फार्मूला इज CnH2n-2। ये फार्मूला तब तक होल्ड करेगा जब तक हमारे पास एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, 2 एलिमेंट्स ऑफ अनसैचुरेशन फॉर ईच ट्रिपल बॉन्ड। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके अंदर जो यानी कि 2 कार्बन्स हैं उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेशन को ख़त्म करना है तो 2 एलिमेंट्स अलग अलग चाहिए होंगे दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सम रिएक्शंस आर लाइक अल्कीन्स। अब रिएक्शन में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये बहुत से रिएक्शंस अल्कीन्स जैसे सेम रिएक्शंस होंगे, कोई चेंजेस नहीं आ रही होंगी। तो वो कौन से होंगे? एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जबकि सम रिएक्शंस आर स्पेसिफिक टू अल्काइंस। अब कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो अल्काइन ही दे रहा है, वो अल्कीन नहीं दे रहे। तो ये इंशाल्लाह जब हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में जाएंगे तब आपको ये सारी डिटेल इंशाल्लाह वहाँ पर पता चल जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास जनरली 4 मेथड्स आ रहे हैं, जिनमें से पहला हमारे पास है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट वन इज डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही है। ठीक है, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही लिखा हुआ। और लास्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो इंशाल्लाह आप एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं और इनकी डिटेल अभी देखते हैं जी। पहला मेथड है मेरे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डीहाइड्रो से मुराद हमारे पास क्या है? वाटर का रिमूवल। और डीहैलोजिनेशन से मुराद है हमारे पास
हैलोजन का रिमूवल। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब वाटर और हैलोजन दोनों को रिमूव कर देने से मेरे पास क्या आ जाएगा जी, मेरे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का प्रोसेस आएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखना हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक अल्केन है विद एडिशन, यानी कि अल्केन्स के साथ हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है ब्रोमीन की, किसी भी हैलोजन की है, ठीक है। और हमारे पास है KOH अल्कोहलिक। याद हो तो मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि जब भी मेरे पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक एनवायरनमेंट में, एक्वस में नहीं अल्कोहलिक एनवायरनमेंट में होगा तो तब हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या मुराद है, हमारे पास जो ये पेरेंट कंपाउंड है, एक मिनट, हमारे पास जो ये पेरेंट कंपाउंड है, इस पेरेंट कंपाउंड में से कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होगा तो जाहिर बात है कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगी तो डिससेटिस्फाई करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो मेन चीज़ क्या याद रखने वाली है कि जब भी KOH अल्कोहलिक आएगा, अल्कोहलिक एक्वस नहीं अल्कोहलिक आएगा, तब हमारे पास एलिमिनेशन होगी। अब यहाँ पर एक दफ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी ये किया था कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ये पोटेशियम जोन से है ना, ये ब्रोमीन के साथ मिलके मेरे पास बनाएगा KBr, और ये OH दूसरे हाइड्रोजन के साथ, दूसरे कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना देगा। बाकी मेरे पास बचेगा क्या, ये कार्बन था, इसके साथ एक हाइड्रोजन रह गया, वो हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही आ गया, एक ब्रोमीन रह गया था, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर है, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, दोनों के दोनों आ गए हैं, ब्रोमीन तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अब इन दोनों कार्बन्स के 3 बॉन्ड बन रहे थे, तो चौथा बॉन्ड इन्होंने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ पर तो अभी तो अल्कीन बना, हमने अल्काइन बनाना है। तो अल्काइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी के अंदर देखिए सेम लिखा हुआ, कोई चीज़ फ़र्क नहीं है, इसी के अंदर दोबारा से KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करवाएंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा जी, मेरे पास एक अल्काइन आ जाएगा, मेरे पास इथाइन आ जाएगा। इथाइन कैसे है, सेम उसी तरीके से देखें, पोटेशियम ब्रोमीन KBr, ठीक है, OH यहाँ से और ये हाइड्रोजन, ये क्या बन गया H2O, ठीक है। और बाकी मेरे पास क्या बचा, CH और ये भी CH बच गया था, तो कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक कार्बन बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आपको रिमूवल करते हुए ज़रा ध्यान करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपने ब्रोमीन को रिलीज़ करना है और कहाँ पर आपने हाइड्रोजन को रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास KOH अल्कोहलिक एनवायरनमेंट के अंदर ही है, यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा KBr, और OH यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बन जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया। अब यही डबल बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप में दोबारा जब हम इसके अंदर KOH अल्कोहलिक ऐड करेंगे तो मेरे पास ये एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। देखें यहाँ पर मेरे पास सेम वही प्रोडक्ट है, KOH अल्कोहलिक के साथ मैंने ऐड किया है और मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया विद द प्रेजेंस ऑफ KBr प्लस H2O। अब इस रिएक्शन से ये शो हो रहा है मुझे कि अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो वो जनरल रिएक्शन मेरे पास क्या होगा कि अगर मेरे पास R एक अल्काइन है, उसका बॉन्ड बन रहा है CH और X के साथ। CHX हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड का ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, क्यों, क्योंकि हमने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड करनी है। विसिनल भी होने चाहिए और डाइहैलाइड भी होने चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर 2 KOH होंगे, KOH के 2 मोल्स होंगे, अल्कोहलिक एनवायरनमेंट होगी, तो मेरे पास क्या होगा 2KX जो हम पीछे KBr पढ़ते आए हैं और 2H2O बन जाएगा। और ये 2 कार्बन जोन से हैं जिनके पास हेलोजन ग्रुप थे, उनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसी रिएक्शन को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर हम देखते हैं जी, आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी। देखिए हेडिंग ऊपर दी गई है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, और मेरे पास क्या है जी, मेरे पास CH3 है, CHB आ रहा है, फिर उसके बाद CH2B आ रहा है। अब देखिए 2KOH अल्कोहलिक लिखा है, एक ही स्टेप के अंदर मैंने उसे अल्काइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं सिंगल स्टेप के अंदर करूँगा तो पहले इथीन बनेगा, फिर इथाइन यानी कि अल्कीन बनेगा, फिर अल्काइन बनेगा। इन दिस केस प्रोपीन बनेगा और फिर प्रोपाइन बनेगा। लेकिन अगर मैं एक ही स्टेप के अंदर करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट प्रोपाइन ही बन जाएगा।
नेक्स्ट आपको एक और स्लाइड शो हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है, ये विसनल डाइहैलाइड नहीं है, ठीक है। विसनल डाइहैलाइड आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 2 कंसेक्यूटिव आने वाले कार्बन्स के ऊपर हैलोजन ग्रुप मौजूद होगा तो हम उसे विसनल डाइहैलाइड कहेंगे। ये विसनल डाइहैलाइड नहीं है लेकिन है ये भी डाइहैलाइड। तो मैंने ये स्लाइड सिर्फ इसलिए शो की है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये बुक के अंदर सिर्फ उसने लिखा है कि जी विसनल डाइहैलाइड का होना ज़रूरी है, वरना विसनल डाइहैलाइड नहीं होगा तो फिर भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं, बस रिएक्शन की कंडीशंस चेंज होंगी। आप रिएक्शन की कंडीशंस यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास क्या है जी NaNH2 है और आपके पास प्रोडक्ट में क्या आ रहा है 2NaX आ रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन फिर भी पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज़ डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड से क्या मुराद है? टेट्राहैलाइड से मुराद है मेरे पास 4 हैलोजन ग्रुप्स। 4 हैलोजन ग्रुप्स। मेरे पास कोई एक अल्केन है, जिस तरह यहाँ पर मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल है, इथेन के साथ 4 हैलोजन्स अटैच होंगे, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो या आयोडीन हो, 4 हैलोजन ग्रुप्स अटैच होंगे और मैंने इन चारों को रिमूव करना है। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, यानी कि जितने हैलोजन्स हैं मैंने सारे के सारे रिमूव कर देने हैं। तो यहाँ पर रिमूवल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जिंक यूज़ करूँगा। जिंक यहाँ पर क्या करेगा, जिंक हमेशा एक जिंक का मॉलिक्यूल जोन सा है, एक जिंक का एटम ब्रोमीन के 2 एटम्स को साथ लेगा और ZnBr2 बना देगा। मेरे पास ZnBr2 की फॉर्मेशन जैसे ही होगी वैसे ही यहाँ पर एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन्स का वेकेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ये तो मेरे पास इथीन है, ये मेरे पास अल्कीन है, अल्काइन तो नहीं बना। तो अल्काइन बनाने के लिए मैं इसी रिएक्शन को रिपीट करूँगा। देखिए एलिमिनेशन हो रही है यहाँ पर भी और एलिमिनेशन बार बार हो रही है, तो मैं इसे रिपीट कैसे करूँगा जी, दोबारा जिंक के साथ मैं रिएक्शन करवाऊँगा, जिंक के साथ ब्रोमीन रिएक्ट करेगा और मेरे पास बनेगा ZnBr2 और मेरे पास प्रोडक्शन हो जाएगी इथाइन की, एक अल्काइन की प्रोडक्शन हो जाएगी, इथाइन और एसिटाइलिन की प्रोडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन नंबर बढ़ा दिया गया। कार्बन नंबर बढ़ाने से क्या होगा जी, हमारे पास सेम वही रिजल्ट आएंगे, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। मेरे पास ये दोनों ब्रोमीन ग्रुप रिमूव होके जिंक के साथ मिल जाएंगे, ZnBr2 बन गया। बाकी का कंपाउंड देखें, CH3 वैसे का वैसे ही आ गया है, कार्बन सेम आया है, ठीक है। एक ब्रोमीन यहाँ पे उसके साथ अटैच होगा, दूसरा तो रिमूव हो गया है। सेम उस लिहाज से देखिए कार्बन और हाइड्रोजन वहाँ पर मौजूद है, ब्रोमीन भी वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि एक स्पेस वेकेंट हो गई है, वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट अब इसी को हमने ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोबारा जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे और जिंक के साथ मिलके ZnBr2 बना देंगे और मेरे पास एक अल्काइन की प्रोडक्शन हो जाएगी जो इस केस के अंदर प्रोपाइन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास अब जनरल रिएक्शन आ रहा है। जनरल रिएक्शन को अज्यूम करते हुए आपको पता चल जाएगा जी कि कोई भी रिएक्शन हो तो मैंने वो किस तरीके से करना है। आपके पास क्या है जी, एक अल्काइल ग्रुप R अल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हैलोजन्स अटैच्ड हैं। नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन है, उसके साथ भी 2 हैलोजन्स अटैच्ड हैं। आपने जिंक के 2 एटम्स लिए हैं ताकि दोनों के दोनों, यानी कि दोनों के दोनों ये यहाँ पे जो हैलोजन्स हैं वो रिमूव हो जाएं। जो आपके पास 4 हैलोजन्स के एटम्स हैं और 2 हैलोजन्स के मॉलिक्यूल हैं वो रिमूव हो जाएंगे जिंक के साथ और आपके पास क्या बनाएंगे 2ZnX2। ये मैं एक दफ़ा ऊपर रिपीट करके सही तरीके से लिख रहा हूँ। और आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक अल्काइन की प्रोडक्शन हो जाएगी। इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देखते हैं जी। आपको स्लाइड शो हो रही होगी। अगर आप फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखें तो आपको क्या शो हो रहा है कि आपके पास एक टेट्राहैलाइड है जिसके अंदर 2 कार्बन्स हैं। अगर मैं इसका नेम भी दूंगा तो वो क्या बन जाएगा 1122 टेट्राब्रोमोइथेन, ठीक है, 1122 टेट्राब्रोमोइथेन। तो इसके अंदर क्या है जी कि जिंक मॉलिक्यूल, देखें जिंक ऊपर भी जिंक और नीचे भी जिंक, 2 दफ़ा जिंक ऐड हुआ है और ये जिंक क्या करेगा, ये 2ZnBr2 बनाएगा और मेरे पास क्या प्रोडक्शन हो जाएगी, एक अल्काइन की,
इथाइन अगर मैं नेम देना चाहूँ, और अगर ट्राइबल नेम दूँ तो एसिटाइलिन, जो कि स्लाइड के अंदर आपको शो भी हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास एक कार्बन इंक्रीज करके मैंने यहाँ पे 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन लिखा हुआ है, और इसमें भी क्या होगा जी, यहाँ पर जिंक आपके पास ऐड होगा, जिंक की एडिशन होगी, जिंक ऐड होगा तो क्या होगा जी, जिंक यहाँ पर रिमूवल करवा देगा आपके पास ZnBr2 की, ठीक है, और आपके पास एक प्रोपाइन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। आई होप सो कि सब बच्चों को समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के दो पार्ट्स और हम करेंगे। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी पहली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने दो रिएक्शंस पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड, विस्नल डाइहैलाइड। जबकि हमारे पास दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा था डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। तो हम ये दो रिएक्शंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जबकि आज हम अपना थर्ड रिएक्शन करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और अब हम अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे और उनकी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये भी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही है हमारे पास, ये हमारे पास कोई और रिएक्शन नहीं है, ये भी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर ही आएगा जी। तो अब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सबसे पहले HCOOH, ये मैंने दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट से करवाया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसे हमने नाम दिया था फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड। मैंने बताया था फॉर्म 1 कार्बन के लिए होता है, तो उस वजह से फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। 2 कार्बन के लिए यहाँ पर आ जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब अगर मैं इन्हीं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के अंदर ये हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और यहाँ पर कोई मेटल लगा दूं, कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम हो, पोटेशियम हो, जो सा मर्जी मेटल लगा दूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर मेरे पास बन रहा है HCOONA। देखें अगर आप, ये हाइड्रोजन की जगह मैंने सिर्फ सोडियम लगा दिया, तो ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिससे मैं सोडियम फॉर्मेट भी लिख सकता हूँ, सोडियम फॉर्मेट लिखा जा सकता है। अब यही चीज़ CH3COONA, मेरे पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका सॉल्ट है, तो मैं इसे क्या लिखूँगा, सोडियम। सबसे पहले तो सोडियम आ गया, इस तरह से सोडियम आ गया, और नेम क्या था इसका, एसिटिक एसिड था, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एसीटेट, एसीटेट। लास्ट टाइम हमने ये कुछ नेम्स किए थे, अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि ये एक ही कंपाउंड के अंदर मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ गए थे, तो हमने इन्हें कहा था कि ये हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका नेम भी तब मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होगा। कि अगर आपको याद हो तो हम जब अल्कीन्स पढ़ रहे थे, तो अल्कीन्स के अंदर हमने यही एक हमारे पास मॉलिक्यूल था जिसके अंदर COOH यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थे और C2H4 था, तो हमने इसे नाम दिया था सक्सेनिक एसिड का, सक्सेनिक एसिड। सेम जिस तरह मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव करके सोडियम लगा के मैंने सॉल्ट्स बना दिए, इसी तरीके से मैं यहाँ पर करूँगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है जी, मेरे पास 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन था ना, तो मैंने दोनों जगह पे सोडियम्स लगा दिए हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड था, तो ये डाई सोडियम ऑक्सलेट, डाई सोडियम ऑक्सलेट
या फिर सोडियम ऑक्सलेट भी बोला जा सकता है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैंने जब सोडियम्स लगा दिए थे तो मैं इसे क्या बोलूँगा जी, मैं इसे बोलूँगा जी डायसोडियम सक्सीनेट, डायसोडियम सक्सीनेट या फिर सोडियम सक्सीनेट भी बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे इस रिएक्शन के अंदर हम जो अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करने वाले हैं, अब उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास सेम अगर आप देखें तो मेरे पास सक्सीनिक एसिड लिखा हुआ है, लेकिन फ़र्क क्या है, देखें यहाँ पे COOH भी है, यहाँ पे COOH भी है। फ़र्क यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर CH2 था और यहाँ पर भी CH2 और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड था, लेकिन मेरे पास जो यहाँ पर कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन कम है, तो ये सक्सीनेट नहीं हो सकता। तो ये कंपाउंड हमारे पास कौन सा होगा, इस कंपाउंड का नेम है जी मेलिएट, मेलिएट। इसे बुक के अंदर इस तरीके से लिखा गया तो मैंने उस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया, बल्कि ये तरीका यूज़ हुआ है तो मैंने उस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिएक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले इसका बनाना पड़ेगा सॉल्ट। सॉल्ट बनाने के लिए मैं पोटेशियम या सोडियम कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं पोटेशियम यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं ये पोटेशियम जितने यहाँ पर हाइड्रोजन है वो रिमूव करने हैं मुझे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ जितने हाइड्रोजन हैं ये रिमूव करने हैं। ये दो हाइड्रोजन मैं रिमूव करूँगा, मेरे पास H2 बन जाएगा और इन दोनों की जगह पोटेशियम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम अगर मैं लिखूँगा तो ये बन जाएगा पोटेशियम मेलिएट। ठीक है, ये नेम बन जाएगा पोटेशियम मेलिएट। अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास पोटेशियम मेलिएट मौजूद है। पोटेशियम मेलिएट हमेशा की तरह आयोनाइज होगा। इसकी आयोनाइजेशन से क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड की ब्रेकेज से मेरे पास पोटेशियम एक मेटल है, तो पोटेशियम हमेशा एक मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये 2K पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि मेरे पास ऑक्सीजन जोन से हैं उन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पोटेशियम बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, बीइंग अ कैटायन, ये कोशिश करेगा कि ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करे, इसकी मूवमेंट नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। और बैटरी के टर्मिनल में नेगेटिव चार्ज हमारे पास कैथोड होता है या एनोड होता है, कैथोड होता है। जबकि मेरे पास ये जो O नेगेटिव है, बीइंग अ नेगेटिव चार्ज, बीइंग एन एनायन, इसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, इसकी मूवमेंट होगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और बैटरी के अंदर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता क्या होता है, कैथोड होता है एनोड होता है, कैथोड तो नेगेटिव चार्ज था, मेरे पास एनोड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों मेटल्स, ये दोनों मेरे पास जो एलिमेंट्स जो आयंस आए हैं, ये अपने रिस्पेक्टिव कैथोड और एनोड के ऊपर मूव कर जाएंगे अपनी बाकी के रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हम एनोड के रिएक्शंस देखते हैं जी। एनोड पे भी मैंने क्या कहा था, एनोड पे क्या मूव करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव जोन से चार्ज है वो हमारे पास एनोड के ऊपर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि एनोड के ऊपर खुद कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज। ये मूव करेगा और यहाँ पर सबसे पहले होगी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के पास हैं। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखिए -1 नहीं है ना, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों से रिमूव होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास एज अ होल ऑब्टेन हो जाएंगे। जबकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो मेरे पास ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पर मौजूद है और फ्री रेडिकल के बारे में हमें एक चीज़ पता है कि वो बहुत जल्द रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल्स रिएक्ट कैसे करेगा कि हमारे पास ये कार्बन के साथ मिलके CO2 रिलीज़ हो जाएगा। सेम इसी तरीके के साथ यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 रिलीज़ हो जाएंगे और मेरे पास 2 कंपाउंड्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 मोल्स आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के। जबकि मेरे पास अब ये CH डबल बॉन्ड CH, ये मेरे पास अब एक रेडिकल बन जाएगा। और अब ये रेडिकल अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिएक्शन देगा उसमें ये करेगा कि ये एक और ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा।
तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बना तो मेरे पास ये एक अल्काइन बन गया। और अगर मैं प्रिसाइजली या स्पेसिफिकली अगर इसका नेम दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा इथाइन या फिर एसिटाइलिन। नेक्स्ट चलते हैं अब कैथोड के रिएक्शंस के ऊपर। एनोड के रिएक्शंस तो हमने कंप्लीट कर लिए, कैथोड के रिएक्शंस को देखते हैं जी। कैथोड में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमने स्टार्ट में, ये मैं शो करवाता हूँ, ये दो एनोड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास डायरेक्ट जाएंगे कैथोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर जाकर रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन और OH होता है। तो क्या होगा जी कि हमारे पास ये ब्रेक होगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्या बनेगा OH नेगेटिव। इसी तरीके से होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के पास जाएंगे और H2 गैस बना देंगे, जबकि ये जो OH नेगेटिव है ये हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2OH नेगेटिव। अब ये 2OH नेगेटिव हमारे पास स्टार्ट में अगर आप याद करें तो हमारे पास पोटाशियम बना था। जैसे ही हमने सोडियम मेलिएट जो सा था उसका रिएक्शन करवाया था, उसको आयोनाइज किया था, तो हमारे पास क्या हुआ था जी, हमारे पास पोटाशियम बना था और मेलिएट बना था। तो पोटाशियम जो सा हमारे पास ये इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और मेरे पास क्या फॉर्म कर देगा जी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर। अब इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर आप देख लें जी, ये स्लाइड शो हो रही होगी आपको। यहाँ पर क्या शो हो रहा है जी कि आपके पास सोडियम मेलिएट, देखें डायरेक्ट मैंने मेलिएट सोडियम मेलिएट से ही स्टार्ट करवाया, इसकी प्रोडक्शन ही मैंने करवाई और इंट्रोडक्शन जो सा वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो डायरेक्ट हम सोडियम मेलिएट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सोडियम मेलिएट है मेरे पास। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ था, आयोनाइजेशन, ठीक है, देखें आयोनाइजेशन हो गई, आपके पास मेलिएट आयन अलहदा से आ गया और आपके पास सोडियम आयन अलहदा से आ गया। कैथोड के ऊपर कौन सा जाएगा जी, मेलिएट आयन। देखिए मेलिएट आयन वहाँ पर पहुँच गया है। मेलिएट आयन ने यहाँ पर देखिए नेगेटिव लिखा हुआ है, -2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। -2 इलेक्ट्रॉन से मतलब है -2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। और देखें साथ ही CH डबल बॉन्ड O और O, CH डबल O, ये क्या है यहाँ पर, अनस्टेबल। अनस्टेबल से मुराद यहाँ पर फ्री रेडिकल ही है कि फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ और वो फ्री रेडिकल फिर आपके पास क्या करेगा, जल्द अज जल्द कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइन की फॉर्मेशन कर देगा। ये दोनों चीज़ें, ये दो स्टेप्स हैं जो मैंने एक ही स्टेप के अंदर लिखे हुए हैं। बुक के अंदर भी एक ही स्टेप के अंदर लिखे हुए होते हैं जनरली, लेकिन ये रिएक्शन अलग-अलग से स्टेप बाय स्टेप होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, कैथोड के ऊपर क्या होता है। कैथोड के ऊपर हमारे पास जो सोडियम है वो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 2Na बन जाएगा और वही 2Na, ये 2Na अगर आप यहाँ पे कर लें या आप डायरेक्ट वाटर के साथ या करवा लें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एट दी एंड वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है हर कंपाउंड की, ठीक है। तो वही आगे रिएक्ट करके मेरे पास क्या दे रहा है जी, हाइड्रोजन गैस भी दे रहा है और मेरे पास 2NaOH की प्रोडक्शन भी हो रही है, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर कैसे होता है। इथाइन इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और कोक के साथ। अब कैल्शियम ऑक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होती है कि मेरे पास CaCO3 होता है, इसकी ब्रेकेज करवाई जाती है और मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है और CO2 गैस आ जाती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ देखने वाली है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और कोक 2000 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बन जाता है उस टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या होता है, हमारे पास ये बन जाता है कैल्शियम कार्बाइड। अगर आप देखें दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है और ये दोनों ही कैल्शियम के साथ एक एक बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इन रिटर्न मेरे पास जो अलहदा से प्रोडक्ट बन रहा है वो मेरे पास क्या बन रहा है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यही कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बनाएगा, फर्स्ट वन बीइंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द सेकंड वन इम्पॉर्टेंट वन जो हमारे लिए यहाँ पर है, एक अल्काइन या फिर जिसे मैं कहूँ अगर प्रिसाइसली मैं बोलूँ तो इथाइन और एसिटाइलिन। अब इसी चीज़ को हम एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देखते हैं जी, आपको स्लाइड शो हो रही होगी। देखें ऊपर हेडिंग है दी हुई है कैल्शियम कार्बाइड की प्रोडक्शन क्या है जी, क्या हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड पहले बनना चाहिए, कैल्शियम कार्बाइड से फिर हम
अल्काइन बना सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आती। पहले कैल्शियम कार्बाइड हमें बनाना है जी। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बना रहे हैं? सबसे पहले CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास मौजूद है। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है जी, हम उसे ब्रेक कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड जोन सा ये हमारे पास रिएक्ट कर रहा है कोक के साथ एट 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करेगा और मेरे पास दो चीज़ें बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कैल्शियम कार्बाइड जोन सा है ये आगे वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए मेरे पास क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मेरे पास C2H2 एक अल्काइन यानी कि इथाइन। अब इसी चीज़ को एक और स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है जी कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक फ़नल है, क्रिस्टल फ़नल लिखा हुआ है, और हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड, वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों उस फ़नल के अंदर मौजूद हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन से क्या हो रहा है जी, ये जैसे ही गैस की फॉर्म में बनेगी तो वो क्या होगा जी, वो डिलीवरी ट्यूब के अंदर जाएगी, डिलीवरी ट्यूब के अंदर से वो ट्रफ के अंदर जाएगी और वाटर वहाँ पे होगा और हमारे पास गैस जार के अंदर इथाइन की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक इंक्लूड होता है। आई होप सो कि तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर आपको टॉपिक की समझ आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा अल्काइंस के रिएक्शंस पर होगा। अल्काइन के रिएक्शंस की दो वीडियोस होंगी अलग-अलग से, लेकिन एट दी एंड मैं अल्काइन के पूरे पोर्शन को कंपाइल करने वाला हूँ, जिसमें प्रिपरेशन भी शामिल होगी और रिएक्शन भी शामिल होंगे। तो उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो एक अलग से होगी। अगर किसी बच्चे को है कि जी कि उसे एक ही दिन के अंदर सारा सिलेबस कवर करना है तो वो एक वीडियो देख ले, और अगर है जी कि नहीं डेली के डेली थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करना है तो वो सेपरेट वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस का। इससे पहले हम अल्काइंस का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, अल्काइंस की प्रिपरेशन मुकम्मल तौर पर कर चुके हैं, और आज की वीडियो के अंदर हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करने वाले हैं और अल्काइंस के रिएक्शंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे एक एक तरह करके। अब सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस के ऊपर आते हैं कि अल्काइंस रिएक्शन क्यों देंगे। अल्काइंस का कंपैरिजन थोड़ा सा हम करेंगे फ़िलहाल अल्केन और अल्कीन के साथ, इन डिटेल नहीं करेंगे अभी, इन डिटेल आखिर पे एक टॉपिक आएगा उसके अंदर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम एक जनरल एक्सप्लेनेशन देंगे कि अल्काइंस के रिएक्शन विद कंपेयर टू अल्कीन्स कितने होने चाहिए और कैसे होंगे, उसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय 1 सिग्मा एंड 2 बाय बॉन्ड्स। ठीक है, जब मेरे पास अल्कीन था तो अल्कीन के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था। अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड ही थे, पाई बॉन्ड नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ कार्बन एटम्स की बात हो रही है, जो कार्बन एटम्स के आपस में बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अल्कीन्स के अंदर दो थे, डबल बॉन्ड था। अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, जबकि दो बॉन्ड्स मेरे पास पाई बॉन्ड्स हैं। एक और चीज़, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस एक्सपोज्ड और दस आर लेस रिएक्टिव देन अल्केन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स लेस एक्सपोज्ड होते हैं और इस वजह से वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव होते हैं। अब वो लेस एक्सपोज्ड होते कैसे हैं, उसकी वजह है हमारे पास ये दो पाई बॉन्ड्स। ये पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी अल्काइंस की होती है वो कंपैरेटिव टू अल्कीन्स थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इस स्ट्रक्चर को एक दफ़ा मैं स्लाइड के अंदर शो करवाता हूँ ताकि ज़्यादा कंपैरेटिवली आसानी हो समझने के लिए। तो आपको ये स्लाइड शो हो रही होगी। इसके अंदर जो पहला पार्ट ए पार्ट है उसके अंदर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड शो किया गया है। दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है। इन बिटवीन दीज टू कार्बन और कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड शो किया गया है। पाई बॉन्ड नहीं यहाँ पे शो किए गए, कोई भी पाई बॉन्ड नीचे वाली फिगर के अंदर है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड शो किए गए हैं। आपको सारे सिग्मा बॉन्ड शो हो रहे होंगे। आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 और sp3 नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं उनकी तरफ। अगर आप दूसरी फिगर के अंदर देखें, ये जो बी फिगर है इसके अंदर देखें तो आपके पास 2px और 2py शो किया गया है। ठीक है, 2px और 2py अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर मौजूद होते हुए यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है इनकी। ठीक है, यहाँ पे देखें कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं शो किया गया। ठीक है,
आप अगर देखें तो फर्स्ट कार्बन के जो 2px ऑर्बिटल है वो सेकंड कार्बन के 2px ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, जबकि जो फर्स्ट कार्बन का 2py है वो सेकंड कार्बन के 2py के साथ यहाँ पर मुझे बॉन्ड बनाता हुआ शो हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर इनके दरमियान एक पाई बॉन्ड बन रहा है और 2px के दरमियान 2px दोनों के दरमियान एक पाई बॉन्ड, 2py और 2py के दरमियान दूसरा पाई बॉन्ड, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये पाई बॉन्ड्स जोन से हैं, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से हो जाती है, ये इस तरह अपने आप को एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सपोज्ड नहीं रहते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं होते, एक पूरा क्लाउड शेल बन जाता है। उस क्लाउड शेल के बनने की वजह से ये लेस एक्सपोज्ड होते हैं और रिएक्टिविटी इनकी थोड़ी सी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स। हालांकि इसके अंदर तो 2 पाई बॉन्ड है तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आ रहा है कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट एक और स्लाइड के अंदर यहाँ पर आप इन डिटेल अब पूरे स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड भी शो किया गया और पाई बॉन्ड भी शो किया गया है, ताकि आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन से बॉन्ड्स और किस किस तरीके से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एसिटाइलिन मौजूद है। ठीक है, एसिटाइलिन की ही स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देख रहे हैं। एसिटाइलिन अगर आप गौर करें तो देखें एक कार्बन, दोनों कार्बन शो किए गए और दोनों कार्बन्स के दरमियान में जो लाइन शो की गई है वो यहाँ पे मुझे सिग्मा बॉन्ड शो करवा रही है, जबकि मेरे पास जो p ऑर्बिटल्स जो आप देख रहे हैं अपर साइड पर लोअर साइड पे जो मौजूद हैं ये p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैपिंग से मुराद आप मेरी समझ रहे होंगे जी, ओवरलैप हो रहा है, इसे मैं एक और स्लाइड के अंदर शो भी करवा दूँगा। ओवरलैप करें और इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो रहा है जी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स लेस एक्सपोज्ड हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स सही तरीके से एक्सपोज नहीं होंगे तो वो रिएक्शंस भी नहीं दे सकेंगे। अब यही ओवरलैपिंग मैं आपको एक स्लाइड के अंदर शो कर रहा हूँ जी, ये आपको शो हो रही होगी जी कि आपके पास वही मॉलिक्यूल है और क्या हो रहा है जी, वहाँ पर आपको ओवरलैपिंग शो हो रही है और ये ओवरलैपिंग आपको बता रही है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की तरफ एम्बेडेड हैं, एक्सपोज्ड नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस उतने बेहतरीन तरीके से या उतने ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस की तरफ कि हमारे पास रिएक्शंस होंगे कौन कौन से, कैसे होंगे, उनकी फिर एक एक करके सारी डिटेल अब हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले बताते चलें कि हमारे पास रिएक्शंस की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी है, एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं हमने, यानी कि ये अल्केन और अल्कीन के अंदर भी, अल्कीन के अंदर ये पढ़े थे। ठीक है, अल्केन के अंदर हमने ये नहीं किए थे। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने अल्केन्स के अंदर भी किए हैं और अल्कीन्स के अंदर भी किए हैं, हम ये दोनों कंपाउंड्स के अंदर ये रिएक्शंस ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज़ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारा किसके अंदर होता है जी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी अल्कीन्स के अंदर पढ़ चुके हैं और अब हम इंशाल्लाह अल्काइंस के अंदर भी ये करेंगे। ठीक है, तो अब ये 3 रिएक्शंस हैं, इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगा कि आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, इन तीनों का नाम याद कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट एडिशन रिएक्शंस पे आएँ। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन रिएक्शंस की तरफ। एडिशन रिएक्शन के भी इसी तरीके से मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पर भी यही एडवाइस करूँगा आपको कि आप पहले इनके नाम याद करें, आपको पता हो कि किन किन से अल्काइन रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि फिर आप उसे प्रॉपर तरीके से बाद में याद करने में और समझने में आसानी भी हो। तो अब एक दफ़ा देखते हैं जी, हमारे पास पहला रिएक्शन होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे हम अल्काइन के अंदर। दूसरा रिएक्शन होगा एडिशन ऑफ हैलोजन का, हम हैलोजन ग्रुप कोई भी एक्स ग्रुप, एक्स कौन सा होता है जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी एक ग्रुप मैं ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होता है, HX, HCl, HBr, कोई भी हैलोजन एसिड ऐड कर दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ वाटर एंड द लास्ट वन इज़ एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो अब एक एक करके इन तमाम रिएक्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने करना है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की तरफ देखते हैं। हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है जी, मेरे पास एक कोई भी अल्काइन मौजूद है। यहाँ पे अल्काइन मेरे पास कौन सा जी, यहाँ पर मेरे पास है इथाइन, जिसका एक और नाम मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ, एसिटाइलिन। इसके अंदर क्या होगा जी, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे।
हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे? निकल की प्रेजेंस में और 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। निकल यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट है, निकल की जगह मैं प्लेटिनम पैलेडियम या फिर प्लेटिनम दोनों यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा फिर मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए होगा, फिर मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ये रिएक्शन करवा सकता हूँ। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो सा होता है हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ मिल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ मिल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे CH2 और CH2 मिल गया। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड थे, यहाँ पर 2 बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड कैसे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे अब कार्बन के बॉन्ड 5 हो गए थे, तो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो 5 बॉन्ड हो गए थे, तो उसने एक बॉन्ड कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया और आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला आपके पास एक अल्कीन आ चुका है। अब ये अल्कीन कौन सा है? ये है ईथीन। हम ऑलरेडी ये रिएक्शन कर चुके हैं वैसे, क्योंकि हमने ये अल्केन्स की प्रिपरेशन के अंदर भी किया था, फिर हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन के अंदर भी किया था, फिर हमने अल्कीन्स के रिएक्शन के अंदर भी ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट अब देखते हैं जी, यही ईथीन जौन सा है, अब इसके अंदर मैं दोबारा से हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ। वैसे तो ये रिएक्शन यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन दोबारा से हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ईथेन चाहिए, हमें अल्केन चाहिए। अल्केन बनाने के लिए हम दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने के बाद क्या आएगा? ईथेन। 2 कार्बन वाला अल्केन मॉलिक्यूल आ गया, जिसे मैं बोलूँगा ईथेन। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मैंने एक और एग्जांपल लिखी हुई है, इसके अंदर सिर्फ क्या है जी, एक कार्बन इंक्रीज़ कर दिया है। ये कौन सा बन जाएगा जी? 3 कार्बन वाला अल्काइन है, तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। इस प्रोपाइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ, सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन आपके पास एक कार्बन के पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास जाएगा, ठीक है। ये दोनों कार्बन्स के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ गया। अब ये डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है प्रोपीन। 1 प्रोपीन भी लिख सकता हूँ, प्रोपीन भी लिख सकता हूँ, दोनों ही ठीक होंगे, ठीक है। और यही प्रोपीन अब दोबारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब यही चीज़ एक दफ़ा आपको स्लाइड में शो करवा रहा हूँ जी। आपको एक स्लाइड शो हो रही है, यहाँ पर देखें, आपके पास प्रोपाइन मॉलिक्यूल है और प्रोपाइन के साथ क्या शो किया गया जी? प्रोपाइन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और आपके पास कैटलिस्ट पे अगर ध्यान दें तो तीनों कैटलिस्ट इस स्लाइड के अंदर लिखे हुए हैं। कौन कौन से जी? प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। यानी कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप निकल यूज़ करते हैं तो याद रखना है कि आपको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप निकल नहीं यूज़ करते, सपोज़ कर लेते हैं जी आप प्लेटिनम या पैलेडियम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि आपको फिर टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रूम टेम्परेचर के ऊपर भी यही रिएक्शन करवा सकते हैं। तो क्या हुआ जी? ये रिएक्शन होगा तो सबसे पहले आपके पास क्या बना जी? प्रोपीन। साथ में ही देखें हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, रिएक्शन हमने मज़ीद कंटिन्यू करवाना है। तो क्या हुआ जी? हाइड्रोजन ऐड होगा तो मेरे पास डायरेक्ट प्रोपेन बन जाएगा। अब अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम में से हमेशा प्रोपीन से आगे प्रोपेन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इसे प्रोपीन तक रख रहे, तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हमारे पास है वो फ़ौरन सैचुरेट करना चाहेगा अपने आप को, उसकी वजह से ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम ये रिएक्शन स्टॉप करें अल्कीन के ऊपर ही, सिर्फ प्रोपीन के ऊपर ये रिएक्शन स्टॉप करें, तो हमें कैटलिस्ट चेंज करना पड़ता है। और ये कैटलिस्ट कौन सा होगा? ये हम ऑलरेडी अल्कीन्स की प्रिपरेशन के अंदर कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको एक और स्लाइड शो हो रही होगी जी। इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो क्या है जी? आपके पास एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या है? हमारे पास इथाइन। एसिटाइलिन के अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहा है? इथाइलिन या फिर इथीन, ठीक है। और यही इथीन के अंदर दोबारा से हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये इथेन बन जाएगा। यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है? आपके पास पैलेडियम यूज़ हुआ है और पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ किया गया है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ बुक वाली बात यहाँ पे मैंने स्लाइड में शो की है, वरना आप बुक तक ही रहें तो ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट प्रोपाइन के साथ अगर आप रिएक्शन देखें तो वही रिएक्शन सेम है। प्रोपाइन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो आपके पास क्या बन गया? प्रोपीन। नेक्स्ट एक और स्लाइड आपको शो हो रही होगी। अब इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं जी, आपके पास इथाइन मॉलिक्यूल है और इथाइन के अंदर क्या है जी? आप इथाइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा? इथाइलिन यानी कि इथीन।
इथाइन से, एसिटाइलिन से इथीन या फिर इथाइलिन बनेगा, और उसी इथीन या इथाइलिन के अंदर दोबारा हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या हुआ जी, इथेन आ गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर 473 केल्विन लिखा हुआ है, तो जो बच्चे तो FSC वाले हैं, जो अभी सेकेंड ईयर कर रहे हैं, उन्हें तो मैं कहूँगा ये 473 केल्विन के चक्कर में ना पड़े, वो बस 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखें। लेकिन अगर कोई बच्चा MCAT फ़िलहाल कर रहा है और MCAT के लिए वीडियो देख रहा है, तो उसे ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में सेम ही है। 200 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर आप 273 ऐड करते हैं तो आपके पास सेम वही 473 केल्विन ही आएगा। ये डिग्री टू केल्विन के कन्वर्जन के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोपीन को अगर हम हाइड्रोजन के अंदर ऐड करें तो हाइड्रोजन के अंदर जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या हो बन जाएगा जी, प्रोपेन बन जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की एडिशन की तरफ आते हैं। हैलोजन हमारे पास क्या होते हैं जी, हमारे पास X ग्रुप है X2, जिसे मैं लिख सकता हूँ ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन भी हो सकता है। तो क्या है जी कि हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से हम किसी को भी एक अल्काइन के अंदर ऐड कर देंगे। कोई भी अल्काइन ग्रुप है उसके अंदर हमने ऐड करना है। तो हमारे पास क्या होता है जी, अब कॉमनली हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हम फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं करेंगे यूज़, हम कॉमनली क्लोरीन और ब्रोमीन के ही रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लोरीन का रिएक्शन लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्लोरीन का रिएक्शन देखें तो क्या आपको शो हो रहा है जी कि यही क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। ब्रेक हो के आपके पास क्या करेगा, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा, एक Cl बन जाएगा और दूसरा भी Cl बन जाएगा। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन एटम आपके पास एक कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा क्लोरीन एटम दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथीन। ध्यान करना है यहाँ पर इथेन नहीं लिखते ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इथीन में होता है, इथेन में नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन इसी को आगे कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा जी, मज़ीद हम क्लोरीन ऐड करेंगे, क्योंकि अभी भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हमें ये अनसेचुरेशन ख़त्म करनी है। तो ये अनसेचुरेशन ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और क्लोराइड का एटम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा जी, मेरे पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस दोबारा से ब्रेक होगी, क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन आ जाएगा। ये क्लोरीन एक एटम के पास जाएगी और सेकंड क्लोरीन मेरे पास सेकंड एटम के पास जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ जी, अब डबल बॉन्ड भी ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड रह चुका है और एक कार्बन के साथ दो दो क्लोरीन के एटम्स आ चुके हैं। अब ये अल्केन बन चुका है, क्योंकि अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा, नाम देखते हैं जी, 1,1। इस तरफ से नंबरिंग दे रहा हूँ, अगर मैं ये 1 है और ये 2 है तो ये क्या बन जाएगा, 1,1,2,2, क्योंकि दोनों के ऊपर दो दो क्लोराइड एटम है। तो 1,1,2,2 डाई क्लोरो। कार्बन्स कितने हैं जी मेरे पास, कार्बन है 2, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, इथेन। 1,1,2,2 डाई क्लोरो इथेन। नेक्स्ट देखते हैं जी इसी रिएक्शन की एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास है प्रोपाइन। प्रोपाइन है मेरे पास। प्रोपाइन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अगर आपको याद हो तो जब हमने अल्कीन्स के अंदर भी क्लोराइड ऐड किए थे ना, तब भी मेरे पास CCl4 ही था। तो इस तरीके से निशानी रख के अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने में। अगर रट्टा लगाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टे लगाने से याद नहीं होती। तो यहाँ पर मैं अगर क्लोरीन ऐड करूँगा तो क्या होगा जी, क्लोरीन हमेशा की तरह एक क्लोरीन एटम और ये दूसरा आ जाएगा, एक क्लोराइड एटम इस कार्बन के पास जाएगा, दूसरा इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के पास एक एक क्लोरीन ऐड हो गया। अब इसका नेम क्या होगा, डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है। पोजीशंस देखते हैं जी, मैं यहाँ से राइट साइड से पोजीशंस दे रहा हूँ, 1 2 3। राइट से क्यों दी है, लेफ़्ट से क्यों नहीं दी, क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है। क्लोराइड को नहीं हम देखेंगे, हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो मेरे पास ये इसका नेम बनेगा 1 2 डाई क्लोरो, 3 कार्बन एटम्स, प्रोप और अल्कीन है तो ईन आ जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। 1,2 डाई क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसी रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है।
डबल बॉन्ड को हमें यहाँ पे ख़त्म करना है, हमें अनसेचुरेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म करनी है। तो अनसेचुरेशन मुकम्मल तौर पर अगर मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 आगे CCl प्लस CHCl और Cl2, सेम उसी तरीके से एडिशन होगी, दोनों क्लोराइड अलग-अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक क्लोराइड एक कार्बन के पास जाएगा, दूसरा क्लोराइड दूसरे कार्बन के पास जाएगा। तो अब क्या होगा, दोनों कार्बन्स के पास दो क्लोराइड एटम आ गए हैं। तो इसका नेम क्या होना चाहिए, इसका नेम बन जाएगा, अब दोबारा से नेमिंग राइट साइड से ही होगी, लेफ़्ट साइड से नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्या है, मेरे पास राइट साइड के ऊपर यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक क्लोरीन एटम मौजूद है और इसे फर्स्ट नंबर मिल रहा है। लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर मैं आऊँगा तो उसे सेकंड नंबर मिलेगा। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन। अच्छा, एक चीज़ मैंने अब गौर की है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे डाई नहीं आएगा, यहाँ पे टेट्रा आएगा। ठीक है, ये ज़रा एक्सक्लूड कर लीजिएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्रा आएगा। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल के ऊपर चलते हैं जी। नेक्स्ट आप एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं ताकि हमें एक कंप्लीट अंदाज़ा हो जाएगा जी कि हम क्या देख रहे हैं जी, कि हमारे पास ये रिएक्शंस किस तरीके से होंगे। हमारे पास एक R ग्रुप अल्काइल ग्रुप है कोई भी, और हमारे पास क्या है, कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है CH के साथ। ठीक है, और क्या होगा जी, ये दो क्लोराइड मॉलिक्यूल्स के साथ, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा CCl4 की प्रेजेंस में, और मेरे पास एक टेट्रा क्लोरो हैलाइड बन जाएगा, टेट्रा क्लोरो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को एक दफ़ा आप स्लाइड के अंदर देख लेते हैं हम जी। आपको स्लाइड शो हो रही होगी, यहाँ पर क्या है, देखें, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड शो किया गया है, उसी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर आप देखें तो क्या है जी, ब्रोमीन ऐड किया जा रहा है। CCl4 देखें, CCl4 वहाँ पर मौजूद है, CCl4 होगा तभी रिएक्शन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ही रिएक्शन करवाएगा, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा जी, ब्रोमीन के दोनों एटम सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होकर दोनों कार्बन्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक डायब्रोमोल्केन। हमने रिएक्शन पूरा करना है, हमने अनसेचुरेशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके सेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। तो क्या होगा जी, दोबारा से ब्रोमीन ऐड होगा, ब्रोमीन दोबारा से ऐड होगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक टेट्रा ब्रोमो अल्केन। एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास क्या है जी, आपके पास क्लोराइड गैस है। ठीक है, क्लोरीन ऐड होगी, क्लोरीन कैसे होगी, दोनों क्लोरीन के एटम सेपरेट सेपरेट होके एडिशन होगी और क्या बनेगा आपके पास, डाइक्लोरो अल्कीन। ठीक है, और इसी डाइक्लोरो अल्कीन के अंदर दोबारा से अगर क्लोराइड ऐड हो जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, टेट्रा क्लोरो अल्केन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड से क्या मुराद है, एसिड से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम यहाँ पे किसी न किसी एसिडिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब हैलोजन एसिड से मुराद ये है कि हम एक ऐसे एसिड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हैलोजन है। तो कैसे होगा जी, हमारे पास HX, अगर मैं लिखूँ HCl, हमारे पास एक एसिड होता है, HF एसिड होता है, HBr एसिड है, HIB एसिड है। तो इन एसिड्स को हमने अब ऐड करवाना है अल्काइंस के अंदर। अल्काइंस के अंदर इनकी एडिशन होगी और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनकी एडिशन करवा के अल्काइंस की अनसेचुरेशन जोन सी है ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं इन्हें ख़त्म करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एडिशन किस तरीके से होगी, अब ये देखते हैं। मेरे पास HBr है, HBr की एग्जांपल को लेके हम चल रहे हैं। हमारे पास इथाइन है, ठीक है, इथाइन और एसिटाइलिन। HBr यहाँ पर मौजूद है और HBr के साथ ये ऐड हो रहा है। अब ये एडिशन कैसे होगी, ये हाइड्रोजन सेपरेट होगा, Br नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा। ये सेपरेट होंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन आप देखेंगे जी कि वो एक कार्बन के साथ ऐड हो गया है, जबकि दूसरा ब्रोमीन ग्रुप जोन सा है वो दूसरे कार्बन के साथ ऐड हो गया है। अब इस ग्रुप का नाम है विनाइल ब्रोमाइड। आप इसे अल्कीन के लिहाज से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक और इसका ट्राइवल नेम है विनाइल ब्रोमाइड। अब विनाइल ग्रुप होता क्या है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH आ जाए जहाँ पर, इस चीज़ को मैं लिखूँगा कि ये है विनाइल ग्रुप। अब क्योंकि इस विनाइल ग्रुप के साथ मेरे पास यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच है तो इसलिए ये विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अब इसी विनाइल ब्रोमाइड के अंदर
इसी विनाइल ब्रोमाइड के अंदर मैं दोबारा से HBr ऐड कर रहा हूँ, और दोबारा से HBr ऐड होने के बाद क्या हो रहा है जी, यहाँ पर डाई ब्रोमो, ये देखें अगर आप पोजीशन को देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन बन रही है, तो ये क्या बनेगा 1,1 डाई ब्रोमो और 2 कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा ईथेन। क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर ही ब्रोमीन क्यों अटैच हुआ है, ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ क्यों नहीं अटैच हुआ। लास्ट जो हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हैलोजेंस में, उसमें तो दोनों हैलोजेंस जो से थे वो सेपरेट कार्बन के ऊपर ऐड हो रहे थे। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर ये एक ही कार्बन के ऊपर ब्रोमीन कैसे ऐड हुआ है, तो याद करना होगा आपको मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ उसकी जो एडिशन हो रही है उस रूल को अप्लाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो उसकी मौजूद है वो एडिशन अल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास प्रोपाइन मॉलिक्यूल मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस प्रोपाइन के अंदर एडिशन करूँगा HBr की, और यहाँ पर इसे डिस्कस करते हुए मैं यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लूँगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक सबसे पहले तो ये HBr को हमें ब्रेक करना है, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और Br नेगेटिव हो जाएगा। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, अगर आप याद करें तो मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि ये नेगेटिव पोर्शन, ब्रोमीन की बात नहीं कर रहा मैं, नेगेटिव पोर्शन कह रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो मेरे पास ये सेकंड नंबर जो कार्बन था इसके पास हाइड्रोजन कम थे, इस वजह से ये नेगेटिव पार्ट इसके पास आएगा और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को देखना है, ये ब्रोमीन या फिर हाइड्रोजन को नहीं देखना। रूल पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के लिहाज से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, उसी के अंदर मैं दोबारा से HBr ऐड कर रहा हूँ, तो अब क्या हो रहा है, दोबारा उसी लिहाज से हाइड्रोजन और Br नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो Br जो सा ब्रोमीन है वो किधर ऐड होगा, वहाँ पर उस कार्बन के साथ जिसके पास कम ब्रोमीन है, कम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो ये Br नेगेटिव उसके पास ऐड हो गया जिसके पास कम हाइड्रोजन है। जबकि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसके पास होगा, हाइड्रोजन का एटम किसके पास ऐड होगा, उसके पास जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। अब यही प्रोसेस मेरे पास, क्योंकि अब हमने क्या किया था, हमने हाइड्रोजन ऐड किया था और ब्रोमीन ऐड किया था, तो अब हाइड्रोजन ऐड करने को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, और ब्रोमीन ऐड करने को कहते हैं हम ब्रोमिनेशन, या अगर मैं हैलोजन की बात कर लूँ तो मैं कह दूंगा हैलोजिनेशन। तो ये प्रोसेस कलेक्टिवली मेरे पास कहलाएगा हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब यहाँ पर जो कंपाउंड बना है इसका नेम भी हम देख लेते हैं, पहले इसका देखते हैं फिर उसके बाद इसका नेम भी देखते हैं। तो पहले मेरे पास ये क्या बनेगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मेरे पास डबल बॉन्ड भी है, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा, 2 ब्रोमो 1, या फिर अगर मैं 1 ना भी लिखूं तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोपीन है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ही होगा, 2 ब्रोमो 1 प्रोपीन। मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर OH ग्रुप जैसे ही अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और इसे मैं क्या नाम दूंगा, इस ग्रुप को नाम देना है मैंने विनाइल का, और ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप आ गया है मेरे पास, तो अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से मैं इसे नाम दूंगा विनाइल अल्कोहल। अब इसी विनाइल अल्कोहल को आगे रीअरेंज भी करना होता है। वो रीअरेंज कैसे होगा वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल देख लेते हैं एक और अल्काइन के साथ। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है प्रोपाइन, 3 कार्बन वाला प्रोपाइन आ गया। प्रोपाइन के अंदर उसी तरीके से वाटर ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा, और ये क्या होगा, एक तरफ ऐड हो जाएगा, और OH नेगेटिव है ये दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अगर आप एक्यूरेटली सही तरीके से समझना चाहते हैं तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के अंदर मार्कोनिकोव्स रूल को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है बहुत सी एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको नहीं समझ मार्कोनिकोव्स रूल की तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हो क्या रहा है, ठीक है।
तो अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास दोबारा से एक अल्कोहल ही बन रहा है, इसे हम यहाँ पे इनोल कह रहे हैं। ये भी वैसे एक इनोल ही है और ये भी इनोल ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि विनाइल अल्कोहल जो सा वो एक अनस्टेबल इनोल है, ये अनस्टेबल है, इसका भी स्टेबिलिटी अभी नहीं आई। तो स्टेबिलिटी आने के लिए क्या होगा, ये अपनी ही रिएक्शन को चेंज करेगा, अपनी फॉर्मेशन को चेंज करेगा। फॉर्मेशन चेंज कैसे करेगा, हमारे पास क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जोन सा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ट्रैवल करते हुए इधर आएगा। ट्रैवल कैसे करते हुए आएगा, पहले तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, जबकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी, ये CH3 बन जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन के डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन मेरे पास वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मेरे पास ये एक एल्डिहाइड ग्रुप बन चुका है और अगर मैं एल्डिहाइड और अगर मैं इसका स्पेसिफिकली नेम दूंगा तो मेरे पास ये बनेगा एथेनॉल, एथेनॉल। या फिर अगर ट्राइवल नेम अगर आप कहते हैं तो ट्राइवल नेम बन जाएगा एसीटल्डिहाइड। मेरे पास ये एसीटल्डिहाइड होगा। अब ज़रूरी नहीं है हमेशा ये एल्डिहाइड बने, ये कीटोन भी बन सकता है। कीटोन कैसे बन सकता है, अगर सपोज़ करें इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर मज़ीद कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, CH2 है, CH3 है, जो भी है, तो ये एल्डिहाइड ही रहेगा। लेकिन अगर इसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ ही अगर कार्बन या अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो ये एक कीटोन भी बन सकता है। तो अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल शो करवा रहा हूँ मैं, स्लाइड आएगी जी, ये स्लाइड आपको शो हो रही होगी। अब स्लाइड के अंदर क्या हो रहा है, मेरे पास प्रोपाइन है, ठीक है। प्रोपाइन के अंदर क्या ऐड हो रहा है जी, मेरे पास प्रोपाइन के अंदर वाटर ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। जैसे ही ये वाटर की एडिशन हुई तो क्या हुआ, मेरे पास क्या बना, 1 प्रोपीन 2 ओल, ठीक है। ये जो अभी हमने मॉलिक्यूल पढ़ा भी उसका नेम भी यही था, 1 प्रोपीन 2 ओल। और एक जनरल नेम हमने इसे क्या दिया था, हमने कहा था जी कि ये एक इनोल है। और जब यही इनोल दोबारा से अपने आप को अपनी स्टेबिलिटी लेगा, अपनी पोजीशंस चेंज कर देगा, तो मेरे पास एक कीटोन बन रहा है, प्रोपानॉन। एसीटोन कीटोन है ये एक, ठीक है। अब एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं एक और स्लाइड के अंदर जी। ये आपको जनरल रिएक्शन शो हो रहा है, इसके अंदर क्या है जी, अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C है और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप से अटैच हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी, मेरे पास वाटर है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 या फिर H2SO4 की जगह सिर्फ हाइड्रोजन पॉजिटिव लिख दिया गया है, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा जी, आपके पास सबसे पहले एक कार्बन के पास तो हाइड्रोजन चला गया, जबकि दूसरे कार्बन के पास क्या होगा जी, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। और यही OH ग्रुप जब दोबारा से अपने रीस्ट्रक्चरिंग करेगा तो क्या होगा, आपके पास एक कीटोन का मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी ये चीज़ मैं रिपीट करता चलूँ, ये डिपेंड करता है R ग्रुप के ऊपर कि ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अगर ये R ग्रुप दोनों आपके पास हाइड्रोजन होंगे तो फिर ये एल्डिहाइड होगा। अगर ये हाइड्रोजन ना हुए और ये CH3 या C2H5 या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया तो ये आपके पास कीटोन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCN या फिर हाइड्रोजन साइनाइड। हमारे पास दो गैसेस हैं, अमोनिया गैस NH3 गैस, ठीक है, और HCN हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन यहाँ पर शो करेंगे। और किस तरह शो करेंगे, हमारे पास अल्काइन है, यहाँ पे अल्काइन कौन सा है जी, ये इथाइन और एसिटाइलिन। ये रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन इसका किस तरीके से होगा कि आपके पास ये हाइड्रोजन जोन से हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और ये नाइट्रोजन जोन से है, नाइट्रोजन यहाँ पर आपके पास अटैचमेंट देगा कार्बन के साथ, ठीक है। ये नाइट्रोजन यहाँ पर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा और आपके पास H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी और इसका नाम आपके पास क्या होगा, मिथाइल साइनाइड या फिर एक्रिलोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। ये ज़रा ध्यान करना है, एसीटोनाइट्राइल है, एक्रिलोनाइट्राइल अभी आगे आएगा, ठीक है। ये एसीटोनाइट्राइल होगा, एक्रिलोनाइट्राइल अभी हम अगले रिएक्शन के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ अल्काइन और इथाइन इन HCN। HCN को आप हाइड्रोजन साइनाइड को, हाइड्रोजन
सायानाइड को ऐड करना है मुझे एक इथाइन के अंदर। तो मैं जैसे ही इथाइन को ऐड करूँगा, अब यहाँ पर कंडीशंस अगर आप देखते चलें तो मेरे पास क्या है, Cu2Cl2 या फिर NH4Cl, ये मेरे पास कैटलिस्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे पास कंडीशंस क्या थी, Al2O3 और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशंस मीट होंगी तो क्या होगा, हमारे पास ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके मेरे पास क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, CH2 का डबल बॉन्ड CH के साथ और CN यहाँ पे वैसे का वैसे ही सिंगल बॉन्डेडली आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस कंपाउंड को हम एक्रिलोनाइट्राइल बोलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड टुडेज़ वीडियो। आई होप के सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा बाकी के जो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, उस पर कंसिस्ट करेगा और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हमारे रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। और एट दी एंड ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंशाल्लाह ये सारी वीडियोज़ को मैं पूरे अल्काइन पोर्शन को कंपाइल कर दूंगा ताकि एक भी दिन के अंदर अगर आपने देखनी हो तो वो एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। सो थैंक यू। अगर लेक्चर की समझ आई हो तो काइंडली लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस का पार्ट 2। इसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करने हैं। अल्काइंस के एडिशन रिएक्शन जो उनसे हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ऑलरेडी हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, उसकी वीडियो भी आ चुकी है। तो अगर किसी ने वो नहीं देखे तो काइंडली पहले समझ लें, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास मज़ीद 2 रिएक्शंस आएंगे। एक को हम सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे जबकि दूसरे को हम कंबस्टन रिएक्शन बोलेंगे। तो हम पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो उनसे उसे देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक इथाइन का या एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल होगा और इसके अंदर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर 2H2O ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर 2 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ। इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 2 ये और ये 2 × 2 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स और ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स ही होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, टोटल हमारे पास 4 OH के हमारे पास 4 एटम्स या 4 मॉलिक्यूल्स, हमारे पास 4 आयंस बनेंगे जो कि हमारे पास इन दोनों कार्बन्स के साथ वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ब्रेक होकर अब सिंगल बॉन्ड रह गया है और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल में से हम वाटर रिमूव कर देंगे। ये वाटर जो हमने ऐड किया था, ये वाटर अब रिमूव हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक ग्लाइऑक्सिल का मॉलिक्यूल बना है, जिसे मैं आगे भी शो कर देता हूँ जी। ये देखें, अगर आप, ये ग्लाइऑक्सिल ही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और यही बॉन्ड आपस में बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो ये ऑक्सैलिक एसिड नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड में यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आता होता है और अभी हम ऑक्सैलिक एसिड बनाएंगे। अब ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होगी, दोनों हाइड्रोजन्स के साथ एक एक ऑक्सीजन चाहिए तो हम वो ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने वो ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड की प्रोडक्शन हो गई। अब इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देखते हैं जी। आपको स्लाइड शो हो रही होगी। यहाँ पर क्या शो किया गया है कि आपके पास ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है और पोटेशियम पर मैंगनेट की मौजूदगी के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन भी आपको सेम इसी तरीके से 2 ब्यूटाडाइओन या फिर एक डाइकेटोन दे रहा है। दूसरी स्लाइड की तरफ देखते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, इन शॉर्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐड हुआ है। जो वाटर मैंने ऐड किया था वो तो मैंने रिमूव कर दिया।
मेरे पास 4 ऑक्सीजन के एटम्स ही ऐड हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस स्लाइड के अंदर मैंने क्या शो किया हुआ है कि आपके पास एसिटाइलिन मौजूद है और KMnO4 की तरफ से एसिटाइलिन फ्रॉम KMnO4 है और आपके पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और वो सारे के सारे ऐड होने के बाद आपके पास क्या बन रहा है, इथेन डायोइक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोपाइन आपके पास मौजूद है। प्रोपाइन के अंदर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहा है, 2 कीटो प्रोपानोइक एसिड। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्चन। कंबस्चन में क्या होता है, कंबस्चन में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमारे पास होती है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इथाइन मौजूद है और इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हम बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास 4 CO2 मॉलिक्यूल्स, 2 H2O और प्लस हीट। अब 4 CO2 कैसे है, यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन थे, हमने 2 मोल्स इस्तेमाल किए थे तो हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड आ गए थे और हमारे पास क्या बचा, बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्जन होगी। अब क्योंकि हमें पता है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इस वजह से हमारे पास जो बाकी की अमाउंट होगी वो हीट एनर्जी होगी, वो हमारे पास एज एनर्जी आएगी। अब इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसका एक पॉइंट देखेंगे। अगर आप स्लाइड के अंदर देखें तो क्या लिखा आ रहा है, अल्काइंस बर्न इन ऑक्सीजन विद आ स्मोकी फ्लेम और बैलेंस इक्वेशन जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O, सेम वही इक्वेशन लिखी हुई है विद एडिशन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हीट एनर्जी। ये रिएक्शन हमारे पास जो होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि कंबस्टन में हमारे पास हमेशा हीट रिलीज़ होती है, हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन होती है। अब ये रिएक्शन जब भी होगा एसिटाइलिन के साथ तो हमारे पास ऑक्सी एसिटाइलिन की प्रोडक्शन होगी। अब ऑक्सी एसिटाइलिन वो प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के दौरान यूज़ होता है, यानी कि ऑक्सी एसिटाइलिन की फ्लेम आती है जब भी हम एसिटाइलिन को बर्न करते हैं तो उसी फ्लेम के ज़रिए हम वेल्डिंग या कटिंग ऑफ मेटल्स के दौरान उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। पॉलीमराइजेशन हमारे पास क्या होगी, या तो लीनियर पॉलीमर कंपाउंड्स होंगे या साइक्लिक पॉलीमर कंपाउंड्स होंगे। अब लीनियर पॉलीमर कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो कन्वर्जन होगी एसिटाइलिन की डायविनाइल एसिटाइलिन के अंदर, फिर डायविनाइल एसिटाइलिन क्लोरोप्रीन के अंदर जाएगा और क्लोरोप्रीन से फिर हमारे पास जो पॉलीमर आएगा वो नियोप्रीन होगा। ठीक है, ये नियोप्रीन हमारे पास होगा पॉलीमर कंपाउंड। जबकि अगर मैं साइक्लिक पॉलीमर कंपाउंड का कहूँगा तो साइक्लिक पॉलीमर कंपाउंड के अंदर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन होगा, बेंजीन हमारे पास एक साइक्लिक पॉलीमर कंपाउंड बनाएगा। नेक्स्ट अब हम ये रिएक्शंस देखते हैं, दोनों कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डायविनाइल एसिटाइलिन हम पहले करेंगे और फिर इसी डायविनाइल एसिटाइलिन को क्लोरोप्रीन के अंदर, क्लोरोप्रीन से हमारे पास जो पॉलीमर कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास होगा नियोप्रीन। अब सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एसिटाइलिन मौजूद है। अब एसिटाइलिन के 2 कंपाउंड्स हैं, एसिटाइलिन और इथाइन के 2 कंपाउंड मौजूद हैं और Cu2Cl2 NH4Cl की मौजूदगी के अंदर ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन कैसे होगा कि ये कार्बन और ये कार्बन ये दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ये आपको यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है। अब ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो इन दोनों का एक एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब जो एक एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया उसे अब कंपनसेट कैसे करेंगे कि हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है ये रिलीज़ होके इस फर्स्ट कार्बन के पास चला जाता है तो यहाँ पर ये CH2 आ जाता है और ये कार्बन अपना डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे देखेंगे सिंगल बॉन्ड C कार्बन के साथ और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये मेरे पास बना है विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन कैसे बना है, अगर आपको याद हो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH जब भी आएगा इस ग्रुप को मैं बोलूँगा विनाइल, और ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 2 कार्बन्स की मौजूदगी में, तो ये मेरे पास एसिटाइलिन या फिर इथाइन होगा। तो मेरे पास ये विनाइल एसिटाइलिन है।
अब इसी विनाइल एसिटाइलिन के अंदर मैं दोबारा से एक इथाइन या फिर एसिटाइलिन ऐड करूँगा। अब जैसे ही ये इथाइन या एसिटाइलिन ऐड होगा तो सेम उसी प्रोसीजर के तहत आपके पास क्या होगा, ये कार्बन अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड जब बनेगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिलीज होके किधर जाएगा, इस लास्ट वाले कार्बन के पास। यहाँ पर देखें, अगर आपको CH, यहाँ पे CH था और यहाँ पे CH2 हो गया, तो ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल कैसे है, आपके पास यहाँ पर भी विनाइल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर भी एक विनाइल ग्रुप मौजूद है और ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिटाइलिन मौजूद है। तो इस तरीके से आपके पास डाइविनाइल एसिटाइलिन आ जाएगा। अब हम विनाइल एसिटाइलिन को क्लोरोप्रीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब विनाइल एसिटाइलिन को क्लोरोप्रीन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमने HCl ऐड कर देना है। ये मेरे पास विनाइल एसिटाइलिन है, इसके अंदर मैं HCl ऐड करूँगा। कैटलिस्ट सेम जा रहा है, Cu2Cl2 या फिर NH4Cl, सेम कैटलिस्ट जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और Cl अलग अलग ब्रेक होंगे। सबसे पहले ये हाइड्रोजन जोन्स है, ये आपके पास इस कार्बन के पास मूव करते हुए आपके पास यहाँ पे CH2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड अब यहाँ पर आ जाएगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी, तो इस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो आपके पास क्लोरोप्रीन बन जाएगा। अब यही क्लोरोप्रीन आपके पास नियोप्रीन बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, ये मैं आपको स्लाइड में शो करता हूँ जी। आपको स्लाइड शो हो रही होगी। अब आपके पास क्या है, देखें, क्लोरोप्रीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद है 1000 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन आपके पास ऐड होंगे, पॉलीमराइज होंगे, कंपाउंड एक पॉलीमर चेन बनेगा और आपके पास नियोप्रीन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। अब हमारे पास क्या होता है, बेंजीन हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 ही सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एसिटाइलिन 300 डिग्री सेल्सियस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर Cu ट्यूब, कॉपर ट्यूब के अंदर होगा और ये रिएक्ट करके हमारे पास बेंजीन बनाएगा। अब ये डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास किस तरह, ये देखें, अगर ये आपके पास कार्बन, ये एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल मौजूद है, ये एक एसिटाइलिन है, ये आपके पास सेकंड एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास थर्ड एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन इसके साथ और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी और ये आपस में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हुए आपके पास बेंजीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसी चीज़ को एक दफ़ा मैं स्लाइड के अंदर शो कर देता हूँ जी। आपको स्लाइड शो हो रही होगी, अगर आप यहाँ पर देखें तो सेम वही चीज़ आपके पास क्या है जी, 3 मॉलिक्यूल हैं आपके पास एसिटाइलिन के और आपके पास आयरन ट्यूब, कॉपर ट्यूब होगी और यहाँ पे टेम्परेचर भी 773 डिग्री केल्विन लिखा हुआ है। सिर्फ केल्विन के अंदर कन्वर्जन है, कुछ हद तक चेंजेस भी हो सकती हैं, उसमें ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट भी चेंज लिखा हुआ है, तो इस वजह से इस तरह हो जाता है। तो आपके पास क्या होगा जी, आपके पास बेंजीन की प्रोडक्शन होगी और नीचे ही इन डिटेल स्ट्रक्चर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पर आपको शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शो हो रही है कि आपके पास एसिटाइलिन के अंदर 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के बाद आपके पास बेंजीन बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस करेंगे, तो उसके साथ ही इंशाल्लाह हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस का। अब एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस का पढ़ने से पहले मैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के जो हमारे पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल है उसका एक छोटा सा कंपैरिजन करूँगा। उस कंपैरिजन के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि एसिडिटी होती क्या है, कि हम किसी कंपाउंड को कब कहते हैं कि वो एक एसिड होगा, और फिर उसे लिंक करेंगे हम अल्काइंस के साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक दफ़ा कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारे पास ईथेन मौजूद है, C2H6। ईथेन के अंदर, ईथेन क्योंकि एक अल्केन है, अल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी तो s कैरेक्टर 25% होता है, p कैरेक्टर 75% होता है।
जबकि अगर मेरे पास इथीन है, इथाइलिन एक अल्कीन मौजूद है, अल्कीन्स के अंदर जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s कैरेक्टर 33% और p कैरेक्टर 66.7%। जबकि अगर मैं अल्काइन के अंदर चला जाऊँ, मैं अगर इथाइन की बात करूँ तो इथाइन के अंदर क्या है मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, और क्या हो रहा है s कैरेक्टर 50%, p कैरेक्टर भी 50%। अब इन तीनों के कंपैरिजन में मुझे दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहली चीज़ क्या है, s कैरेक्टर नीचे जाते हुए इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि p कैरेक्टर ऊपर की तरफ जाते हुए इंक्रीज़ कर रहा है। p कैरेक्टर अगर आप देखें 75% है, फिर उसके बाद 66.67, फिर उसके बाद 50%। तो ये डाउन से डाउन, अगर मैं डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट करूँ तो p कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अगर मैं अपवर्ड से डाउनवर्ड आऊँ तो s कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है 25, 33.3, फिर 50%। मैंने एक दफ़ा ये चीज़ पहले भी डिनोट की हुई है कि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड पोलर होगा। कंपाउंड पोलर होने से और एसिडिक नेचर से अब क्या ताल्लुक़ है? अब एसिडिक नेचर का कंपाउंड के पोलर होने से क्या ताल्लुक़ है, अब हम ये देखते हैं। अब हमारे पास कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। अब एक अगर कार्बन मेरे पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, अब जिस तरीके से अगर मैं सपोज़ करता हूँ H2, ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर एक कंपाउंड है और इसके कैटाइन और एनाइन बनना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये एक पोलर कंपाउंड है, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इथीन कहूँ तो इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है। अब इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव और इधर भी पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। अब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस को मैं एक और चीज़ से एक्सप्लेन करता हूँ जी। आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी जी, यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन शो हो रहा है कि इथेन, इथीन और इथाइन, इथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन की बॉन्ड लेंथ का एक कंपैरिजन शो हो रहा है। देखें अगर आप इथेन की बॉन्ड लेंथ कितनी है 153.51 मीटर, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ। फिर उसके बाद क्या है 133.9 मीटर हो रही है इथाइलिन के अंदर, जबकि एसिटाइलिन के अंदर यही बॉन्ड लेंथ 120.3 पिकोमीटर हो गई है। तो ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ कर रही है, मतलब कि कार्बन जोन से है ना वो एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, दोनों कार्बन एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं और हाइड्रोजन से उतना ही ज़्यादा फासला होता जा रहा है। तो हाइड्रोजन से अट्रैक्शन जोन सी है वो कम होती जा रही है। अब हम वापस आते हैं, अब हाइड्रोजन से अट्रैक्शन जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा आसान होगा उसे रिमूव करवाना। और हम ये देख चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक कंपाउंड है मेरे पास HCl, अगर ये अपना आसानी से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा तो ये एक एसिड है। जितनी आसानी से ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, और जितनी ही मुश्किल से ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा उतना ही ये कंपैरेटिवली वीक एसिड होगा। इसकी जगह हमने बेस के लिए एक दफ़ा बस मैं बता रहा हूँ कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने अच्छी तरीके से रिमूव होता है हम उसे बेस कह देते हैं, उतनी अच्छी बेस। और अगर वो ज़रा मुश्किल से रिमूव हो रहा है तो हम उसे एक वीक बेस कहते हैं। अब ये चीज़, ये एसिडिक कैरेक्टर, ये चीज़, ये हाइड्रोजन का रिमूवल जो होना है ये हमें मिलता है टर्मिनल अल्काइंस के अंदर। अब टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं मेरे पास? टर्मिनल अल्काइंस मेरे पास वो अल्काइंस हैं जिनके आखिर पे किसी एक साइड पे अल्काइन ग्रुप आए। मतलब कि इथाइन तो है ही है, प्रोपाइन भी है, मैं उन्हें डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डिस्कस करूँगा 1 ब्यूटाइन को। अब मेरे पास 2 ब्यूटाइन भी हो सकता है लेकिन वो टर्मिनल अल्काइन नहीं होगा। इसी तरीके से 1 प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन तो 3 कार्बन है, 1 पेंटाइन कहूँगा मैं, सॉरी 1 पेंटाइन, 1 हेक्साइन, ऑक्टाइन, 1 ज़रूरी है। जब भी आपके पास 1 लिखा आएगा अल्काइन के साथ तो इसका मतलब कि वो एक टर्मिनल अल्काइन है। अब टर्मिनल अल्काइन में ये हाइड्रोजन लूज़ करना आसान होता है। अगर वो यहाँ पर सेंटर के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, इस तरफ से कार्बन उसके साथ लिंक होंगे तो वो ज़रा जो सी है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस वो थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो वो उतना एसिडिक कैरेक्टर हमें शो नहीं करेगा। अब इसी एसिडिक कैरेक्टर के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि अब हम देख लेते हैं।
जी, मेरे पास एक पहला रिएक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर क्या है जी, हमारे पास एक अल्काइन ग्रुप मौजूद है NaNH2 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। NaNH2 के साथ जैसे ये रिएक्ट करेगा ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव होने से क्या मुराद है, ये हमें बता रहा है कि ये एक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव हुआ और हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या आ गया जी, हमारे पास सोडियम आ गया। बाकी NH2 हमारे पास पहले से मौजूद है, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा और मेरे पास क्या बना देगा NH3, जिससे हम सोडियम अल्काइनाइड बोलेंगे। इस ग्रुप को हम सोडियम अल्काइनाइड बोलेंगे। NH3 हमारे पास अमोनिया गैस। अब इसकी जगह ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है। जनरल रिएक्शन की जगह एक एग्जांपल करके देखते हैं। हमारे पास क्या है जी, इथाइन है। इथाइन के अंदर मैंने सोडियम ऐड किया हुआ है, तो दोनों तरफ सोडियम ऐड हो गया और ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन गया। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, डाई सोडियम एसिटलाइड। और अगर मैं एसिटलाइड की यानी कि मैं IUPAC नेम लिखूँगा तो ये बन जाएगा डाई सोडियम एथेनाइड। सेम इस तरीके से अल्काइनाइड लिखा है ना, इथाइनाइड, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रीएजेंट होता है ना, ये डाइसोडियम एसिटलाइड, ये वैल्यूएबल रीएजेंट होता है और ये एसेंशियली आयनिक इन नेचर होता है। आयनिक इन नेचर से मुराद ये एक आयनिक कंपाउंड एसेंशियली होता है। अब क्या है, हम इथाइन के मज़ीद रिएक्शन करवा के हम कॉपर और सिल्वर के प्रोडक्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। अब ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं, मेरे पास Cu2Cl2 है और मैं 2NH4OH के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन्स ये कॉपर से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन्स यहाँ से रिमूव होंगे और इनकी जगह कॉपर आ जाएगा और मेरे पास बन जाएगा डाई कॉपर एसिटलाइड। और मेरे पास क्या बचेगा जी, ये NH4 जोन से ये इस क्लोराइड के साथ मिलेगा और मेरे पास बना देगा 2NH4Cl और ये हाइड्रोजन्स और ये OH ये मिलके 2H2O बना देगा हमारे पास। डाई कॉपर एसिटलाइड जोन सा होता है वो ब्राउन रेडिश ब्राउन पिपिटी हमें शो करेगा। अब जब भी हम ये चीज़ देखें कि हमारे पास एक कंपाउंड को कलर शो कर रहा है ना, तो वो एक टेस्ट होता है। मुझे किसी चीज़ का कोई कलर शो हो रहा है तो मैं कहूँगा जी कि ये अगर कभी भी कलर ये शो हो जाता है, मैं अगर इस कंपाउंड के अंदर कंपाउंड A के अंदर मैं कंपाउंड B ऐड कर देता हूँ और मेरे पास कोई कलर आ जाता है, सपोज कर लेते हैं ग्रीन कलर आ गया, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये कंपाउंड A कौन सा और B कौन सा। ये चीज़ हम देख सकते हैं। अगर मैं कंपाउंड A की जगह कोई C कंपाउंड लें और उसे ही B के अंदर ऐड करूँ तो कलर नहीं आएगा, ग्रीन कलर नहीं आएगा, यानी कि कोई और कलर आ सकता है, तो ग्रीन कलर नहीं आएगा तो मैं समझ जाऊंगा जी कि ये जो कंपाउंड A है वो नहीं है। तो इस तरह आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत से टेस्ट ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर आपके पास PPTs बन रही होती हैं। अब सेम हम सिल्वर के साथ ये रिएक्शन करवाएंगे। अब हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्राइड है और आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। सिल्वर नाइट्राइड का इसके यहाँ पर रिएक्शन होगा, सेम वही प्रोसीजर होगा, आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह सिल्वर आ जाएगा। बाकी क्या बचा आपके पास, ये NH4 सेम इस तरीके से यहाँ पर NH4 इस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर NH4 इस NO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और आपके पास वाटर दोनों जगह पे फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पर कलर क्या होगा, सिल्वर का कलर अगर आप याद करें, सिल्वर कलर जो शाइनिंग कलर होता है वो कुछ हद तक वाइटिश कलर यहाँ पर हमें शो करवा देगा और ये हमारे पास एक वाइट PPT फॉर्म कर देगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास डाई सिल्वर एसिटलाइड मौजूद है और अब मैं उससे ऑब्टेन करना चाहता हूँ अपना पेरेंट कंपाउंड अल्काइन, जो भी मेरा पेरेंट कंपाउंड था या इस केस में जो इथाइन था, तो अगर मैं वो ऑब्टेन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका रिएक्ट करवा दूँगा किसी न किसी एसिड के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अब एक कॉन्जुगेट बेस बन चुका है, ठीक है। ये आप ऑलरेडी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, एसिड रिएक्शन करके कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, बेस रिएक्शन करके कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो ये कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है, अब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा जी, यहाँ से ये सिल्वर रिमूव हो जाएंगे और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास एक इथाइन मॉलिक्यूल आ गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो आपके पास क्या है जी, AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG वही चीज़ सेम है और HNO3 के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, सेम उस लिहाज से Ag यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सिल्वर रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन जोन से हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और आपके पास सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप सो कि सबको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह जितने भी ये अल्काइन के रिएक्शंस और प्रिपरेशन हमने पढ़ी है वो सारी इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उन तमाम को इकट्ठा करके यहाँ पे कंपाइल कर दिया जाएगा।
तो अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।